नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक। चलिए आज डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम हमारे पूरे डिस्कशन में दो ही लोगों का नाम चलेगा। एक रशिया, नॉट रशिया, कोरियन कंट्री की यदि बात करें तो वहाँ पे दो कंट्री, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया जो कि साम्यवादी को यानी कम्युनिस्ट को मानता है, कम्युनिस्ट विचारधारा के है, और साउथ कोरिया जो कि कैपिटलिस्टिक यानी प्रो वेस्टर्न अमेरिका के विचारधाराओं को मानते हैं। तो दोनों ही देशों के बीच क्या हुआ था कि 1953 में एक लाइन खींचा गया था जिसको बोला जाता था 38 डिग्री पैरेलल लाइन, जिसके बाद से नॉर्थ कोरिया जो है हर साल 1953 के बाद से हर साल 15 अगस्त 1953 के बाद से वह हर साल अपना आज़ादी दिवस मनाता है। तो उसके बाद 70 साल बाद आज फिर से आज़ादी दिवस मनाया गया नॉर्थ कोरिया के अंदर, और वहाँ पे रशियन डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट किया गया एज ए चीफ गेस्ट, और वहाँ पे ये दिखाया गया नॉर्थ कोरिया के शासक जो है किम जोंग के द्वारा कि रसिया आज भी हमारे साथ है। तो चलिए इन दोनों के बीच क्या समीकरण बनते हैं और कैसे दुनिया का बनता हुआ समीकरण है। दोस्तों, इस बनते हुए समीकरण को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि हम जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी समझ रखते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे पूरे दुनिया के देश दो खेमों में बट रहे हैं। वहीं देखे रशियन और यूक्रेन युद्ध में, तो वैसे देश जो अमेरिका और उसके विचारधाराओं को मानते हैं तो वो कहीं न कहीं यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, और वैसे देश जिसके ऊपर किसी और देश का सेंक्शन लगा हुआ या जो सेंक्शन से अभी पीड़ित हैं तो वो कहीं न कहीं एकजुट हो रहे हैं। और वहीं यदि यस्टरडे और कुछ दिन पहले का यदि हम समाचार देखे थे जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का डील रसिया के साथ हुआ, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का जो चीफ है इंडिया में, उन्होंने ये कहा कि यदि रसिया चाहे तो हम अपना ब्रह्मोस मिसाइल रसिया को एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यही सोचने वाली बात ये है कि क्या हम ये सोच लें कि इंडिया उन देशों के गुट में जाकर के मिलने जा रहा है जो कम्युनिस्ट विचारधाराओं को फैलाते हैं या उससे संबंध रखते हैं। तो चलिए जानते हैं। वही नॉर्थ कोरिया की यदि बात करें तो पहली बार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कोरियन पेनिनसुला के दो कंट्री आते हैं। और वहीं हम वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जब होता है तो वर्ल्ड वॉर सेकंड कब तक चला, तो 1939 के बाद 45 तक वर्ल्ड वॉर चला। वर्ल्ड वॉर में दो दोस्त थे, एक मित्र राष्ट्र और एक शत्रु राष्ट्र। शत्रु राष्ट्र में यदि बात करें तो जापान, इटली और जर्मनी, ये तीनों शत्रु राष्ट्र में आते थे, और मित्र राष्ट्र में यूएसएसआर और फ्रांस और यूके, ये पांचों मित्र राष्ट्र में आते थे। ये पांचों मिलकर के अलग अलग खेमों में अलग अलग फ्रंट पे जापान और इटली और जर्मनी से युद्ध कर रहे थे। वहीं 1945 में जब अमेरिका ने अपना लिटिल बॉय नाम का हिरोशिमा और नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराया तो वहां पे क्या हुआ कि जापान हार मान गया। और 1945 से पहले अरेबियन पेनिनसुला यानी कोरियन पेनिनसुला पर, कोरियन पेनिनसुला पर क्या था कि जापान का कब्जा था, और जापान का पुल बैक होते हुए वहां से क्या हुआ कि रसिया और यूएसएसआर वहां पे उसका दोनों का कब्जा हो जाता है। तो उन दोनों के बीच एक जंग छिड़ जाती है। जंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब 1945 में जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने बम गिराया तो उस समय उससे पहले रसिया और यूएसएसआर दोनों, यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर के शत्रु राष्ट्र के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। जब 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका बम गिराया, परमाणु बम, तो उस समय रसिया बोलते हैं कि तुम हमारे साथ रहते हुए भी तुमने हमसे गद्दारी किया। 3 साल पहले से तुम ओपेनहाइमर के साथ नेतृत्व में परमाणु बम पे काम किया और हमें कानो कान भनक तक नहीं लगने दी। तुम हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं थे। तो इसके बाद क्या हो कि यूएसए में जहां पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्टिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग का बोलबाला था, और वहीं यूएसएसआर जहां साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का बोलबाला था। तो इन दोनों के बीच थोड़ी सी आनाकानी होने लगी और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमेशा बोलते चले गए।
और वही बात जो एक दूसरे से लड़े बिना एक दूसरे पर उंगली उठाना और हर मंच पर बातों बातों में एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया, यानी कोल्ड वॉर का नाम। और उसके बाद से कोल्ड वॉर के तहत ही कोरियन पेनिनसुला जो था, ये 8 के आकार में यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट जो है कि रशियन कंट्रोल में चला गया। डायरेक्टली तो वहाँ पे रशिया का कंट्रोल नहीं था, लेकिन वहाँ पे विचारधाराओं को जो मानने वाला था वो कहीं न कहीं रशियन विचारधाराओं को मानने वाला था। और उसके बाद नीचे में जो आप देख सकते हैं ये यूएस के विचारधाराओं के यानी कैपिटलिस्टिक विचारधाराओं के को मानने वाले लोग यहाँ पे पनपे। तो 17 जुलाई 1953 में क्या हुआ कि इसके बीच एक लाइन बना जिसको 38 डिग्री पैरेलल लाइन बोला गया। और 38 डिग्री पैरेलल लाइन के नॉर्थ तरफ नॉर्थ कोरिया और 38 डिग्री पैरेलल लाइन के साउथ तरफ साउथ कोरिया बन के उभर कर सामने आया। तो 70 साल के बाद कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद जब नॉर्थ कोरिया ने अपना बॉर्डर सील किया तो उस कोविड-19 के बाद पहली बार नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई इंसान आता है, वो भी रशियन रशियन डिफेंस मिनिस्टर, और उसके साथ आता है चाइनीज अधिकारी। तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि जब नॉर्थ कोरिया अपने देश में विजय दिवस मनाते हैं तो उस समय किसी और देश, ऐसा देश जो खुद अपने देश में कलह आंतरिक कलह और बॉर्डर पे जंग में घिरा हुआ है, तो वो कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया आते हैं तो ये एक आर्म्स और एम्यूनिशन के डील को साइन करता है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो पता चल गया कि इस रशिया और यूक्रेन वॉर में चाइना हमेशा रशिया के साथ रहा। वहीं नॉर्थ कोरिया जो डायरेक्टली हर मंच पे जैसे यूएन हो गया, तो जब भी रशिया और यूक्रेन पे कभी वोट होता था तो नॉर्थ कोरिया हमेशा रशिया के फेवर में वोट करता था। वहीं आज डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया आते हैं और वहां पे आर्म्स और एम्यूनिशन के शो में भाग लेते हैं और एक चीफ गेस्ट के रूप में उसे बुलाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और लेटेस्ट खबरों के साथ हम मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।